अपने भीतर देखते जाना है कि मैंने जो कर्म किए हैं या करते जा रहा हूँ, क्या वह बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर पल पे हमको वो सोचना चाहिए। बुद्धिज्म हमको दैनंदिन अपने जीवन प्रणाली में सुधार लाने का अवसर देता है। जिस तरीके का कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको सोशल सिस्टम में दिखेगा, आज भी आपको दिखेगा वो पॉलिटिकल सिस्टम। हम उन आदर्शों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो सिर्फ राजनीतिक महकमे में परिवर्तन नहीं चाहते, अपितु समाज में परिवर्तन चाहते। साथियों, जय भीम। दीक्षा भूमि के इस प्रांगण में जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के बहुत सी ऐसी बुक्स है, बहुत सी ऐसी बुक के स्टॉल है जहां पर बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जो लेकर के जो साहित्य है, जो थीसिस है, यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और किताबें जो है वो बहुत बड़े बड़े पैमानों पर बिक रही है। इसके साथ ही हमारे साथ में आज वो शख्सियत है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अपना आदर्श मान के और बहुत विपरीत परिस्थिति से निकलकर एक क्लास 1 ऑफिसर, जब भी अभी वो IRS ऑफिसर है, नागपुर में जॉइंट इनकम टैक्स कमिश्नर है। और हम सर से सभी विषय पर बात करने वाले हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के वे क्या सोचते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना सारा जो थीसिस लिखा है उसके बारे में क्या सोचते हैं, और बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, इस धम्म क्रांति को लेकर के उनके किस नज़रिए से देखते हैं। तो सबसे पहले सर, मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे इस चैनल में। और सर, आज का आप महत्व जो है धम्म क्रांति का, इसको किस नज़रिए से देखते हैं? साथियों, जय भीम। ये जो दिन है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं या फॉलो करते हैं उनकी आइडियोलॉजी। वैसी उनकी आइडियोलॉजी यूनिवर्सल आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी मानवतावाद को लेके है। लेकिन यह जो आज का दिन है, हमको उन आदर्शों के प्रति आगाह करता है, उसकी याद दिलाता है और हमको प्रेरित करता है कि हम उन आदर्शों के लिए लड़े, उनके लिए हम अपना समय दें, जिन आदर्शों की बदौलत हम एक समतामूलक समाज की निर्मित भारत में देखना चाहते हैं। हम उन आदर्शों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो सिर्फ राजनीतिक महकमे में परिवर्तन नहीं चाहते, अपितु समाज में परिवर्तन चाहते हैं, एक नए भारत की रचना चाहते हैं, एक नया भारत यानी प्रबुद्ध भारत। तो इसकी कल्पना और उनके आदर्श को लेके जो हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो आज का दिन है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ आए और आपने ये पूरा कवर आप कर रहे हैं और इसके माध्यम से भी आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरीके से इन आदर्शों को हमको आगे ले जाना चाहिए। एक और बात जो है, मैं आप इस प्रसंग पे बोलना चाहूँगा कि हमें सिर्फ, ठीक है, हम अच्छे एजुकेटेड हो गए हैं, हमको नॉलेज आ गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतना आप आज बहुत एक्सपर्टीज़ हासिल कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ में अगर उन मूल्यों को, उन विचारधारा को, जो सकारात्मक विचारधारा है, जो भारत में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है, तो उनका अगर हमको किसी भी तरीके से हमारी उसमें ट्रेनिंग नहीं हुई है, हम उसे अछूते हैं, तो हम उसको कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकते हैं। और इसीलिए आज का दिन वह दिन है जो हमको प्रेरित करता है कि उन आदर्शों और मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हम संघर्ष करें। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने विचारों को समाज में उसका जो है बहुत बड़े लेवल पर उसको लिखे हैं। तो उसके बहुत सी चीज़ें हैं जो किताबों के माध्यम से लिखी है, और जिसके वजह से आज कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों को किताबों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े बुकों के स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं, धम्म दीक्षा लेते हैं, बाबा साहब को अभिवादन करके किताबें जो लेकर जाते हैं। तो ऐसी ही एक किताब जो है आपके द्वारा लिखी हुई है। तो सर, बाबा साहब ने इतनी सारी किताबें लिखी है जिसके वजह से सामाजिक परिवर्तन कभी भी किसी भी पड़ाव पर हो सकता है। तो आपको सर वो ज़रूरत क्यों पड़ेगी, और आपने उस किताब के माध्यम से आप मतलब किस तरीके से वो किताब लिखी, उस किताब का एक मोटिवेशन क्या है वो बता दीजिए। यस, इसमें ऐसा है हितेश कि इस पुस्तक का जो जिक्र आपने किया है, उस पुस्तक का नाम जो मैंने लिखी है, जैसे आपने बताया, इनहेरिटेंस हायरार्की एंड कास्ट, ओरिजिन्स ऑफ पॉलिटिकल डीके इन इंडिया। तो इसमें अगर आप 1950 के बाद में, अभी 2022 चल रहा है, तो इस दौरान जो हमारा एक सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इवोल्यूशन जो होना चाहिए जिस तरीके से, तो
तो आप सब लोगों को पता है कि बड़े बड़े विद्वानों ने सिर्फ भारत के नहीं अपितु यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उनके विद्वानों ने भारत के इस ट्रांजिशन को दर्शाया है कि भारत में जिस तरीके की लोकतांत्रिक पद्धति आनी चाहिए, लोकतांत्रिक समाज का निर्माण होना चाहिए, तो उसका इवोल्यूशन सही में उस तरीके से हुआ है क्या जिसकी नींव 1950 में संविधान के माध्यम से, संविधान के प्रियम्बल के माध्यम से रखी गई थी। इसके ऊपर तमाम लोगों ने लिखा हुआ है और ख़ासकर आप देखते हो कि 1991 के बाद में जब न्यू लिबरल रिजीम भारत में भारत की सोसाइटी ने अडॉप्ट किया, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हुई, तो उसके बाद में सोसाइटी और ये जो पूंजीवाद है इसका किस तरीके से इंटरेक्शन हुआ है और उसका असर पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर किस तरीके से हुआ है, इस बात का जिक्र इस पुस्तक में दिया गया है। इस पुस्तक के लिखने के पीछे मेरी जो मंशा रही है वो ये है कि तमाम जो लेखक है और विद्वानों ने लिखा है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से तवज्जो दी है, अच्छे से विश्लेषण किया है और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी पेश किया है। मैंने उसमें कुछ थोड़ा सा ऐड किया है जो मेरा मत है। उसमें मैंने ये ऐड किया है कि अगर आप देखो तो तमाम जो पुस्तकें आपको बताएंगी कि भारत में अलोकतांत्रिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है। पहले भी आपने देखा होगा कि 1990 की अगर आप पुस्तकें वगैरह देखेंगे तो 1980 की उसमें दिखाया जाएगा, बड़े विद्वानों के द्वारा लिखा जाएगा कि उसमें यह दिखाया जाता है कि भारत का लोकतंत्र किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इलेक्शंस रेगुलर होते हैं, लोग वोट डालते हैं और उसके कारण भारत की जो लोकतंत्र है वो बहुत उम्दा है, अच्छा है। लेकिन आप अगर इलेक्शंस के छोड़ दीजिए, 2 इलेक्शंस के बीच का पीरियड में फिर क्या होता है, वेदर वी आर अ वायबल डेमोक्रेसी, whether we are in tune with whatever has been aspired through the constitutional goals and whatever has been written in the preamble of the constitution। तो अभी इन लोगों ने जो लिखा है उसमें आप देखोगे कि वो जो थ्योरीज देते हैं, जो तर्क देते हैं कि अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज अगर बढ़ रही है तो उसमें मेजोरिटेरियनिज्म का संकल्पना दी जाती है, अथॉरिटेरियनिज्म की संकल्पना दी जाती है, उसके बाद में कम्युनल पोलराइजेशन का संकल्पना दी जाती है, उसके बाद में इथनिक डेमोक्रेसी की संकल्पना दी जाती है, उसके बाद में कल्चरल हेजेमनी की संकल्पना दी जाती है। सो दीज आर द वेरिएंट्स, जो ये ऐसी संकल्पना है जो इन लोगों ने पेश की है। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो ये सारी की सारी जो संकल्पना है ये पॉलिटिकल सेक्टर के ऊपर फोकस करती है, ये पॉलिटिकल स्फेयर को फोकस करती है, ये पॉलिटिकल जो चीज़ें चलती है, पॉलिटिकल प्रोसेस उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। मैंने सोचा नहीं, दिस इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू गो बियॉन्ड दिस टू एक्सप्लेन। इफ यू आर थिंकिंग कि अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज आर ऑन इंक्रीज इन इंडिया, देन व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड एड एंड वी शुड इन्वेस्टिगेट अपार्ट फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग, ये जो बोल रहे हो उसके अलावा। और इसीलिए फिर मैंने ये सोचा नहीं, we cannot have sufficient explanation for this, we have to go beyond that। और इसीलिए फिर मैंने उसमें हायरार्की जो है, अभी भी आप देखिए पॉलिटिकल सिस्टम में आपको हायरार्की दिखेगी, जो हायरार्की आपको सोशल सिस्टम में दिख रही है, दादा प्लीज़ बैठिए, जो ये जो आपको हायरार्की सोशल सिस्टम में दिखेगी उस तरीके की हायरार्की आपको पॉलिटिकल सिस्टम में दिखेगी। जिस तरीके का कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको सोशल सिस्टम में दिखेगा, आज भी आपको दिखेगा वो पॉलिटिकल सिस्टम में। तो अगर मान के चलो पूरा के पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो चल रहा है वो सोशल सिस्टम के द्वारा इन्फॉर्म हो रहा है, उसके द्वारा प्रेरित हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अनडेमोक्रेटिक टेंडेंसीज का एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल सेक्टर के ऊपर फोकस करके नहीं दे सकते। आपको उसमें सोसाइटल जो फैक्टर्स है, रिलीजियस फैक्टर्स है, कल्चरल जो फैक्टर्स है, यू हैव टू गो फॉर दैट। और मैंने इसमें ये किया है, मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये पूरा के पूरा सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम में भी दिख रहा है और इसको किस तरीके से बाबा साहब की फिलॉसफी से हम इसको कम कर सकते हैं। मैंने इसमें एक कॉन्सेप्ट दी है जिसको मैं कहता हूँ एक्सपांडेड कास्ट सिस्टम, और साथ में मैंने इस बात के ऊपर तवज्जो दिया है कि जब तक आप इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं लाओगे डाइवर्सिटी की, तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम वाइब्रेंट नहीं बन सकता है। आपका पॉलिटिकल सिस्टम सभी की पॉलिसीज बनाने में उतना वाइब्रेंट और कंसोलिडेट नहीं हो सकता है जितनी चाहिए हमको। और इसीलिए
डिफैक्टो और इफेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है, रिप्रेजेंटेशन है, वो जरूरी है ताकि इस सिस्टम को हम और उम्दा बना सके, वाइब्रेंट बना सके। सर ने बहुत सी चीज़ें जो है इसलिए उन्होंने बुक लिखी, ये वो बता रहे हैं कि जो इलेक्शन होने के बाद में और इलेक्शन हो रहे हैं, इस पीरियड का जो टाइम है, इसमें समाज के लोगों में जो कॉन्सेप्ट बनती है, समाज के लोग डाइवर्ट हो जाते हैं, ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन जो समाज का वो नहीं जा पाता, और उसी मैसेज को सर ने अपने बुक के माध्यम से समझाने को कहा है। बाबा साहब के विचारों को समझते हुए, बाबा साहब के विचारों को आदर्श मानते हुए सर ने अपनी बुक्स में ये सारी चीज़ें ऐड की है। सर, आज के इस दिन में जो है बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा ली थी, लाखों लोगों को बुद्धिस्ट बना दिया था। आप देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग देश से विदेश से यहाँ पर आ रहे हैं, और बहुत अपने मतलब शेड्यूल कास्ट से ही नहीं, तो बहुत से ऐसे तबकों से, बहुत से ऐसे वर्गों से लोग आते हैं, और ये जो धम्म क्रांति है ये बढ़ रही है। तो सर, आप एक कर्मचारी होने के नाते बाबा साहब के धम्म को और बुद्धिज्म को आगे ले जाने के जो है तौर तरीके किस तरीके से करेंगे, या फिर किस तरीके से इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे? यस, दिस इज़ अ मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपका। मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ है हम, वो हमारे महापुरुषों के कर्मों और उनके त्याग और बलिदान की बदौलत ही है। और हमको अपना नॉलेज बनाने का अवसर, हमको इकोनॉमिक जो हमारा अपॉर्चुनिटीज़ है उसको अवेल करने के जो अवसर है, वो किसके कारण मिले हैं? उन्हीं के कर्मों के कारण मिले हैं, उन्हीं के त्याग और बलिदान के कारण मिले हैं। तो अगर आप ये मान के चलते हो कि उन्हीं के कर्मों के द्वारा हमको सारी की सारी ये जो चीज़ें हैं, जो कुछ हमको प्राप्त हुआ है, हमको अभी जब मैं आपके साथ में बोल रहा हूँ, ये अवसर भी उन्हीं के कारण मिला हुआ है। तो अगर हम ये अजम्पशन मानते हैं, तो उसका जो उपप्रमेय है, उसका जो करोलरी है, वो ये हो जाता है कि हमारा भी कुछ दायित्व बढ़ जाता है। और वो दायित्व ये हो जाता है कि उन्हीं वैल्यूज़ को हम आगे ले जाएं। और अगर वो वैल्यूज़ ले जाना है, तो जिस जगह मैं हूँ, वह जगह जिस लिमिटेशन में ही क्यों न हो, उस लिमिटेशन में रहते हुए भी बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ आपके साथ में बैठा हुआ हूँ, तो मतलब इसका कारण ये है कि मैं आप लोगों से मिल सकूँ, कुछ चीज़ें आपसे सीख सकूँ, आपको कुछ बता सकूँ। मैं आगे में इस तरीके से देखता हूँ कि जितना भी मुझे समय मिल सकता है, आगे में मैं सोशल मोमेंट को देना चाहूँगा, जैसे कि मैं देता आ रहा हूँ। स्टूडेंट्स को देना चाहूँगा। नई पीढ़ियों के लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं, नए भारत को बनाने के लिए, नए समाज को बनाने के लिए अगर कुछ हमसे हो सकता है, वो तन मन धन से जिस तरीके से कर सकते हैं, हम देने के लिए तैयार हैं। विचारों के माध्यम से देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है हितेश कि ठीक है, हम ज्ञानी ही बन गए होंगे, हमको एक्सपर्टीज़ भी आ गया होगा, हम अच्छी पोजीशन को भी प्राप्त कर लिए होंगे, लेकिन अगर विचारों की साथ हमारे साथ न रहे, कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी की साथ हमारे पास में न रहे, तो मैं टस से मस नहीं होऊंगा ना। मेरे में कुछ प्रेरणा ही नहीं आएगी। आई विल नॉट बी मूव्ड, देयर विल नॉट बी एनी ड्राइंग फोर्स फॉर दैट। और इसीलिए हमारे पास में कंस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का आत्मसात होना, हमारे में उस कल्चर का होना जिसके कारण मेरी संवेदनशीलता समाज के प्रति बढ़े, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो हमने स्टॉल लगाया है, ये उसी का एक छोटा सा प्रयास है, जिसके माध्यम से मैं यहाँ आपसे बात कर रहा हूँ। तो सर ने अभी ये कहा कि हमारे साथ में हमको जो भी समय मिलता है, उस समय में जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, उस एरिया में बुद्धिज़्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं अंत में इस सवालों के इस पड़ाव में जा रहा हूँ, और ये आखिरी सवाल सर से कर रहा हूँ कि सर, बुद्धिज़्म जो है पूरे देश में तीसरा ऐसा धर्म है जिसके अनुयायी जो है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले फॉलोअर जो है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से, और मानवता जो है उसको सेंटर में लेकर के, केंद्र में लेकर के उसको मानते हैं। तो समाज को जो है वो क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आज? मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अगर हम बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिचुअल्स करना है। बुद्धिज़्म हमको दैनंदिन अपने जीवन प्रणाली में सुधार लाने का अवसर देता है। वो सिर्फ रिचुअल्स नहीं है, वो सिर्फ अनुष्ठान भर नहीं है। रादर मैं तो कहूँगा वो अनुष्ठान है ही नहीं। वो मानव मात्र को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है, समाज को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, इंसान को बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है, उसका वो माध्यम है। तथागत भगवान बुद्ध ने इसीलिए कहा कि वो कोई
वो मोक्षदाता वगैरह जैसी कोई चीज उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने तो कहा कि मैं मार्गदाता हूँ, इस पर आपको चलना है। तो चलने का मतलब क्या है कि उन विचारों को रात दिन हमको फॉलो करना है। फॉलो करने का मतलब ये है कि उसको दिल से लगाना है। हमको आत्म अपने भीतर देखते जाना है कि मैंने जो कर्म किए हैं या करते जा रहा हूँ, क्या वह बुद्धिज्म के जो प्रिंसिपल्स है उसके अनुसार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हर पल पे हमको वो सोचना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई लोग, मैं इस माध्यम से, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई लोग हम देखते हैं कि इसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे। व्हाट इज द रिलेवेंस इन डूइंग ऑल दैट? अरे हम फॉलो करेंगे, वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हमको किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करने का समय मिलना ही नहीं चाहिए। और हम क्यों करें? हमने तो 1956 के बाद में, मतलब हम एक अलग रास्ता, एक मानवता का रास्ता अपनाया है। और हम अगर वो मानवता का रास्ता अपनाते हैं तो हमारा जो वैचारिक प्रतिद्वंदी है वो भी देखता है कि कौन किस तरीके से करता है, और वो आपको वो ये नहीं करेगा। तो आपका जो आचरण है, मैं मान के चलो बोल रहा हूँ, लेकिन हम मेरा आचरण ही तो सब कुछ होगा ना। तो इसीलिए इस पटल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो ये देखते रहते हैं कि इन्होंने इस तरीके से किया, इन्होंने इस तरीके से किया, कुछ फोटो लगा दिया, कुछ कमेंट कर दिया। इससे हमें बचना चाहिए। हमें मानव मात्र से संबंधित जो विचार है तथागत भगवान बुद्ध के और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, वो हमको प्रचारित करने के ऊपर ज़्यादा बल देना चाहिए। आज देखते हैं कि गांव खेड़ों में कई ऐसी अंधश्रद्धाएं अभी भी चल रही है। मैं भी जाता हूँ, आपको पता है, आप भी जाते हैं, तो आप देखते हैं इस तरीके की चीज़ें। कई लोग आप देखते हैं कि अपना जो धम्म है उसको लिखने के लिए उनमें संकोचित होते हैं। पढ़े लिखे जो लोग हमारे लोग हैं वो संकोचित होते हैं। तो ये प्रचार प्रसार करने का जो काम है वो अभी हमारा दायित्व है कि हम लोगों को सही चीज़ बताएं। और सही चीज़ अगर हम उनको बता सकते हैं, उसके कारण उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो उसके कारण इनमें ये जो भय है अननेसेसरी, वो भी उससे जाएगा। और इसीलिए हमको अपना जो आचरण है वो उस तरीके से, और अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका आचरण व्यक्तिगत रूप से बुद्धिज्म के अनुसार रहे तो उसका रिफ्लेक्शन आपको सामाजिक काम में भी मिलेगा, राजनीतिक काम में भी मिलेगा। और यही हमारी असली पूंजी है। इस पटल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को इस अवसर पे मंगल कामनाएं दूंगा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जितना हमको जहाँ जमता है, हमको इस मोमेंट को आगे ले जाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और याद रखना चाहिए, ये मोमेंट सिर्फ एक इंडिविजुअल प्रोग्रेस की मोमेंट नहीं है, ये एक सामाजिक रिवोल्यूशन है। और उसके कारण पॉलिटिकल रिवोल्यूशन नए रूप से स्थापित हो सकती है। इसका हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, अभी सर से हमने बात की तो सर का कहना यह है कि किसी लाइन को अगर बड़ा करना है तो उस लाइन को छेड़े बिना तुम अपनी लाइन कैसे बड़ी बना सकते हो। किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करके बुद्धिज्म जो है, बुद्ध के जो सिद्धांत है वो आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। उनको लोगों तक के पहुंचाना है तो तुमको तुम्हारे जो एक्सपर्टीज़ है, तुम्हारी जो चीज़ें है, तुम अपने अंदर अगर बुद्धिज्म को समा रहे हो, उनके सिद्धांतों को अगर तुम काम कर रहे हो, उनको लेकर के चल रहे हो, तो उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं तुम्हारे व्यवहार में दिखेगा, जो लोगों को तुम्हारे तरफ आकर्षित करेगा। और इसी माध्यम से जो है बुद्धिज्म पूरे देश में फल सकता है, फूल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी वैसे ही किया। हिंदू धर्म के ऊपर टीका टिप्पणी करने से उनको छोड़ना बेहतर समझा और बुद्धिज्म को स्वीकार करके लाखों लोगों को बुद्धिस्ट बना दिया। और उसके बाद में जो धम्म क्रांति पूरे देश में, मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा, एक मिनट, आलोचना करना और गलत चीजों की आलोचना करना एक अच्छी बात है, क्योंकि समाज में उसमें परिवर्तन होता है। सकारात्मक आलोचना हमको महापुरुषों ने भी सिखाया है, बाबा साहब ने भी की है, महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने की है। लेकिन उनके जीवन को देखो किस तरीके से उन्होंने कार्य किया है। हमको उनकी पूरी पुस्तकों में आपको दिखेगा कि किस तरीके से उन्होंने दस्तावेज के साथ में, पुरावों के साथ में आलोचना की जी। हम अगर मान के चलो कोई टिप्पणी सकारात्मक करते हैं तो उसका समाज को लाभ होना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए। और नहीं तो अननेसेसरी वैमनस्य बढ़ाने से कोई न हमको फायदा होगा और न किसी और को फायदा होगा, और समाज में अननेसेसरी वैमनस्य फैलता है। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं होना चाहिए। हमको सकारात्मक आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन साथ में इस चीज को अभी ध्यान रखना हमको चाहिए कि क्या वह सकारात्मक आलोचना करते वक्त हमारे पास में बाबा साहब का रिफरेंस है, महात्मा फुले जी का रिफरेंस है, तथागत भगवान बुद्ध का रिफरेंस है, एंड वी शुड गो अहेड विद दैट। दिस इज व्हाट आई मीन टू से।
तो सर का कहना यह है कि किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप टिप्पणी करते हो, किसी भी चीज़ को लेकर के आप कमेंट करते हो, तो उस कमेंट का आधार क्या है? उस कमेंट को लेकर के आपके पास में क्या उसके एविडेंस है? और उसके एविडेंस ऐसे होना चाहिए जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज और तमाम जिन महापुरुषों ने इस विचारधारा को फैलाने के लिए काम किया और सकारात्मक विचार लाने के लिए जो नकारात्मक चीज़ें उनको ख़त्म करने के लिए काम किया, उनके आदर्श को लेकर के आपके पास में कोई पुरावे होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। और इसी बात को लेकर के कर्मचारी वर्गों को उन्होंने यह आह्वान किया कि जितने समय में हो सके, जितने एरिया में हो सके, अपने दायरे में बुद्धिज़्म को धीरे-धीरे फैलाने का काम कीजिए। हमारे साथ में थे IRS धनंजय वंजारी, जो कि एक कर्मचारी वर्ग से आते हैं, क्लास 1 ऑफिसर होने के बावजूद भी समाज में हो रही परिवर्तन को लेकर के सर दूर-दूर जाते रहते हैं। और सर ने आज जो बात कही यह काबिल तारीफ़ है, जिसकी वजह से बहुत से लोग वो बात नहीं कह पाते और बुद्धिज़्म को और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को जन-जन तक पहुँचाने का सर काम करते हैं। सर मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने बहुत अमूल्य समय हमारे इस चैनल को दिया और आपको धम्मचक्र परिवर्तन दिन की सर बहुत-बहुत हार्दिक बधाइयाँ। कैमरामैन साहिल के साथ में मैं था हितेश, आप देख रहे हैं द थिंग। तब तक के लिए बने रहे। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।